लीजिए आज का अगला वीडियो आपके लिए तैयार है। साइंस 1 फर्स्ट चैप्टर। साइंस 1 में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड 4 की कई वीडियो आप लोगों को भेजा जा चुका है और आपने देखा भी है, समझा भी है। आज हम चैप्टर 1 का लेंगे। साइंस 1 का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा हम पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, अब इसके बारे में आप कक्षा 8वीं से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। उसमें भी आपको जी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण, ये सारी बातें आपको बीच बीच में मिलती रही है। आज उसी के बारे में हम, ये पूरा चैप्टर बड़ा चैप्टर है, इसको 2 वीडियो में आपके लिए बनाया गया है। आपको 2 वीडियो, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 अगले वीडियो में आप देखेंगे और 2 वीडियो में से पढ़ करके आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा। ये शब्द की उत्पत्ति हुई कहां से, ये शब्द आखिर आया कहां से, इसके पीछे कहानी है। कहानी है, न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक, सर आइजैक न्यूटन, एक वैज्ञानिक एक दिन अपने ही बगीचे के एक सेब के पेड़ के नीचे चुपचाप आराम की मुद्रा में बैठा था और कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था वो ही जाने। इतने में ही उसी पेड़ से एक फल, किसका फल रहा होगा? आम का तो नहीं रहा होगा ना, कटहल भी नहीं रहा होगा, सेब का फल। एक सेब का फल सीधा पेड़ से टूटा और उसके सिर पे आ धमका। बहुत जोर की चोट लगी, तिलमिला उठा वो। फिर उस सेब को हाथ में पकड़ा उसने, फिर ऊपर उछाला, फिर नीचे आया। अब लगा वो सोचने कि आखिर क्या बात है, कि कौन सा रीजन है, ऊपर से कोई चीज या पेड़ से टूटा हुआ फल नीचे ही क्यों आता है? ऊपर भी जा सकता था, दाएं जा सकता था, बाएं जा सकता था, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जा सकता था, लेकिन नीचे क्यों आता है? इसी उधेड़ बुन में पड़ा रहा। अब एक चिल्ला के बोला, यूरेका! यूरेका मीन्स आई हैव गॉट इट। मिल गया मुझे। क्या मिल गया? अरे मिल गया मुझे रीजन, मिल गया मुझे वो लॉजिक, मिल गया मुझे वो तर्क कि दुनिया की कोई भी चीज ऊपर से छोड़ने के बाद नीचे ही क्यों आती है। तो लोगों ने पूछा क्यों आती है, क्या समझा? उसने कहा दुनिया में जितने भी, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पिंड होते हैं, जितने भी, सारे पिंड एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। उसे पृथ्वी एक पिंड है, बहुत बड़ा पिंड है, और फल भी एक पिंड है। फल ने भी खींचा पृथ्वी को, पृथ्वी ने भी खींचा फल को, लेकिन चूंकि रेडियस, त्रिज्या, आकार जिसका जितना बड़ा होगा उसके अंदर का आकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल इस पर, उस सेब पर, सेब द्वारा लगाए गए बल की अपेक्षा बहुत ज्यादा था। इसलिए पृथ्वी सेब की तरफ नहीं गई, सेब पृथ्वी पे आके गिर गया। आप लोग 2 लोग बैठे हैं, क्लास में बैठते हैं, घर में बैठते हैं, आप 2 लोगों के बीच में भी यो बल काम करता है, लेकिन चूंकि आप इतने पृथ्वी की तुलना में इस ब्रह्मांड में इतने छोटे पिंड हैं कि आप पर लगने वाले बल का आभास भी नहीं होता। ठीक, लेकिन वो बल लगता है। दुनिया के जितने भी पिंड हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, वो आपस में एक दूसरे को खींचने का काम करते हैं। यह नियम पा गया कौन? आइजैक न्यूटन। ये अवधारणा थी, ठीक ना। दुनिया के जितने भी, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड होते हैं, वो एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। इसे ही कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण, अट्रैक्शन। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर।
ये प्रूव किया। ये बात को, इस अवधारणा को, इस सिद्धांत को सर आइजैक न्यूटन ने पूरी दुनिया के सामने रखा। ठीक, अब धीरे 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 इनकी इसी अवधारणा पर ढेर सारे सिद्धांत बने। वो सिद्धांत इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत सारे चैप्टर बने। अब जरा हम पृथ्वी के बारे में सोचें। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, बराबर है। उसको हम दिखाते हैं जी से, स्मॉल जी। जरा इसके बारे में चर्चा कर लें, क्योंकि आपने इसमें ढेर सारे सवाल 9th में भी हल किए होंगे। जो गति का समीकरण था, ठीक है ना, उसमें भी जी का मान आया था। तो वो जी का मान, जी होता कैसे लगते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल ही वह बल है जो किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न करने के काम में आता है। अगर किसी पिंड में त्वरण है, त्वरणित है, एक्सेलरेशन है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वह सिर्फ जी के ही कारण होता है। कोई पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है, उसमें गति है, वो गति बढ़ती हुई हो सकती है, या ऊपर से नीचे, जब नीचे से ऊपर जाती है तो गति घटती हुई होगी। उन सब के पीछे रीजन क्या होता है? जी, गुरुत्वीय त्वरण जी। अब जरा समझना है कि जी क्या, जी की वैल्यू जो होती है, जो जी का मान होता है, जितने हम क्वेश्चन हल करते हैं उसमें जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नियम लगाते हैं। जी की वैल्यू 9.8 करके हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें ये पता करना है कि क्या जो जी का ये वैल्यू है, जी का जो मान है, हमेशा इतना ही रहता है कि घटता बढ़ता है? फिक्स रहता है क्या? नहीं, फिक्स नहीं रहता है। वो कम भी होता है, अधिक भी होता है। ठीक है, तो कम या अधिक जी के मान में जो परिवर्तन होता है, जी के मान में जो चेंजेस होते हैं, आखिर क्यों होते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। गुरुत्वीय त्वरण के मान में होने वाला परिवर्तन आखिर कौन से कारण से होता है, क्यों होता है? तो पहला कारण है पृथ्वी के पृष्ठभाग पर होने वाला परिवर्तन। याद रखना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए आता है। जी के मान में होने वाले परिवर्तन का क्यों होते हैं, जी के मान में होने वाले परिवर्तन के बारे में लिखो, या जी के मान में परिवर्तन क्यों होता है, कौन कौन से कारण है, जी के मान में होने वाले परिवर्तन का कारण लिखो। ऐसा क्वेश्चन बनकर आता है और बड़ा सिंपल है, एक बार देखो अभी याद हो जाएगा ये तो आपको। तो पहला कारण है पृथ्वी के पृष्ठभाग पर होने वाला परिवर्तन। अब इसको समझिए, पृथ्वी कैसी है? गोलाकार तो है नहीं, बॉल के आकार की तो है नहीं, गोल तो है नहीं, कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है, अंडाकार है, या कह लो दोनों ध्रुवों पर चपटी है। इसका मतलब पूरी पृथ्वी का जो पृष्ठभाग है, हम हर जगह समान नहीं है, अलग अलग है। ठीक ना? तो पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु उस पृष्ठभाग पे गमन करेगा, आगे बढ़ेगा, पृष्ठभाग को बदलेगा, स्थान को बदलेगा, उसी के आधार पर जी के मान में परिवर्तन होता रहता है। अब ये कैसे होता रहता है? अब इसके लिए हमें आपको एक यहाँ फिगर बना के देते हैं, वो देखिए जरा। ये है पृथ्वी, ऐसा दोनों ध्रुवों पर चपटी है। ये पृथ्वी का केंद्र मान लेते हैं हम यहाँ पर। अब पृथ्वी का केंद्र मान ले, कोई वस्तु अगर यहाँ है, ये क्या है? ध्रुव है, पोल्स है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इस समय ध्रुव से पृथ्वी की केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, हम बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या सबसे कम है ना? त्रिज्या सबसे कम है। तो इस स्थिति में किसी भी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। बराबर है? कितना होता है? बहुत ही ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ध्रुवों पर। याद रखना, पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। वो कितना होता है? 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अब ये वस्तु अगर यहां से मूव करते करते यहां जाती है, ये क्या है? अंतिम छोर है ना, क्षैतिज पर। तो इस समय, इस कंडीशन में, इस स्थिति में
पृथ्वी के केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। खबर है? तो जब दूरी सर्वाधिक है तो यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम होगा। कितना होता है? 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे भूमध्य रेखा बोलेंगे। तो आप याद रखना, पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता, न्यूनतम होता। वो कितना होता है? 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और समुद्र सतह पर जो मान हम इसमें क्वेश्चन में यूज करते हैं, समुद्र की सतह पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है? तो इस प्रकार से पहला आपका पॉइंट हो गया, जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर होने वाले परिवर्तन से जी के मान में परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी के ध्रुव पर इस जी का मान सर्वाधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या, पृथ्वी त्रिज्या सबसे कम होती है। यहाँ पर 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और जबकि भूमध्य रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सी लेवल पर समुद्र सतह पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो पहला रीजन क्या आपने पढ़ा? पृथ्वी के पृष्ठभाग पर होने वाले परिवर्तन के कारण भी जी के मान में परिवर्तन आता रहता है। आपको अगर पूछ दिया कि आखिर भाई पृथ्वी के पृष्ठभाग पर होने वाले परिवर्तन से क्यों होता रहा, क्योंकि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जब भी आप परिवर्तन करेंगे उस समय पृथ्वी के केंद्र और उस वस्तु की त्रिज्या में परिवर्तन होगा, और त्रिज्या में होने वाले परिवर्तन से ही जी के मान में परिवर्तन होने लगता है। नंबर 1। नंबर 2, पृथ्वी से ऊंचाई में होने वाला परिवर्तन। जब पृथ्वी की सतह से कोई पिंड ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी बढ़ती जाएगी, और पृथ्वी के केंद्र से दूरी जितना ज्यादा बढ़ती जाएगी, जी के मान में उतना ही ज्यादा कमी आती जाएगी। ठीक है ना? कम होता जाएगा। और एक ऐसी सीमा आ जाती है, इसलिए आ जाती है जबकि जी का मान 0 हो जाता है। बराबर है? पॉइंट नंबर 3 क्या है? अगर हम पृथ्वी की गहराई, अब यहाँ ये ना पृथ्वी सतह है, पृथ्वी की गहराई में जाएं, अंदर जाएं, तो हम किधर जा रहे हैं? पृथ्वी के केंद्र की तरफ जा रहे हैं। और जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे त्रिज्या का मान कम होता जाएगा, और जैसे जैसे त्रिज्या का मान कम होता जाएगा, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में जी के मान में भी कमी आती जाएगी। ठीक? तो ये बातें हो गई आपकी जी के मान में होने वाले परिवर्तन के कौन कौन से कारण हैं। ये 3 कारण हैं, बैठा लेना दिमाग में। पहला है पृथ्वी के पृष्ठभाग में परिवर्तन होता है तब होता परिवर्तन। दूसरा है पृथ्वी से ऊंचाई में जब परिवर्तन होगा तब होता परिवर्तन। और तीसरा है जब पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाएंगे, पृथ्वी गहराई में जाएंगे, तब भी जी के मान में परिवर्तन होता रहता है। बात समझ आ गई ना? तो आपने सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण परिभाषा क्या है, सिद्धांत क्या है, और जी के मान में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन किस रेशियो में किस लिए होता है, कौन कौन कारण होता है, आपने इसमें देखा। अब हम देखेंगे ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक बल है, तो बल हमें समझना पड़ेगा आखिर बल क्या होता है, बल किसे कहते हैं, बल क्या होता है, उसे हमें समझना है। तो ये है बल, आप बल समझिए, इसको बोलते हैं फोर्स। बल की परिभाषा हमने पिछली कक्षा में कई बार पढ़ा होगा कि बल, सुनिए, बल वह खिंचाव या धक्का है, बल वह खिंचाव या धक्का है जो किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन ला दे या फिर लाने का प्रयत्न करे। मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं, मेरे सामने पड़ी हुई
एक चेयर को धक्का देता हूं तो वह चेयर क्या होगी, जो स्थिरावस्था में है, मोशनलेस है, वह क्या हो जाती है, मोशन में हो जाती है, परिवर्तन में हो जाती है। मतलब मैंने उसकी अवस्था बदल दी, क्यों बदल दी, एक धक्का दिया, धक्के में क्या शामिल था, बल। या इस प्रकार से खींच के भी कर सकता हूं। अगर यही धक्का मैं किसी पहाड़ पे जाके दूं या किसी दीवार पे जाके दूं, क्या संभव है हम उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। तो परिभाषा याद रखना, बल वह खिंचाव या धक्का है जो किसी पिंड की वर्तमान अवस्था, अगर गतिमान है तो हम रोक दें या रोकने का प्रयास करें, गतिमान है तो रोक दें या रोकने का प्रयास करें, और अगर विरामावस्था में है तो गतिमान करें या गतिमान करने का प्रयास करें। ठीक, फिर से सुन लो, बल वह खिंचाव या धक्का है जो किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने का प्रयत्न करता है। फोर्स इज अ पुल or push which can change the position or state of any object or try to change it. Okay? तो बल बराबर होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये सूत्र है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma। अब जरा यहां पर ध्यान देना, जो ये मैंने ए लिखा है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है। तो इसका इस्तेमाल, इसका यूज हम तब करेंगे जब कोई पिंड क्षैतिज मूवमेंट कर रही है, माने समतल में चल रही है, जैसे बस का चलना है, ट्रक का चलना है, साइकिल का चलना है, और आप चलते हैं, बॉल फेंकते हैं तो वो लुढ़कते हुए जमीन पे जाती है, तो ऐसे में हम बल निकालने के लिए ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई पिंड ऊर्ध्वाधर गतिमान है, ऊपर जाती है, ऊपर नीचे आती है, तो F बराबर mg करना पड़ेगा। ठीक ना, Ag दोनों का मान एक होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी इसके मान परिवर्तन बताया आपको मैंने। तो F बराबर mg, m क्या है, द्रव्यमान है, मास है, और इसकी जो इकाई होती है वह होती है न्यूटन। क्या होती है, बल की जो इकाई है वो न्यूटन है। बात समझ में? और बल की आवश्यकता क्या है, किसी भी पिंड की गति को बदलने के लिए, माने उसमें त्वरण लाने के लिए, अब चाहे वो धनात्मक त्वरण हो, पॉजिटिव, या नेगेटिव या जीरो, कुछ भी हो, उन त्वरण में परिवर्तन के लिए या किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न करने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ती है। बिना बल के हम त्वरण में किसी भी पिंड में किसी प्रकार का त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। याद रखना, बल की आवश्यकता क्यों होती है, पिंड को त्वरणित करने के लिए, एक्सीलरेटेड करने के लिए, या फिर उसकी दिशा को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, बल का उपयोग करते हैं। ठीक, अब देखेंगे हम गति क्या होती है। गति, मोशन, परिभाषा आपको पहले की वीडियो में दिया जा चुका है। निश्चित समय में चली गई दूरी को गति कहते हैं, चाल कहते हैं ना, निश्चित समय में चली गई दूरी को गति कहते हैं। और गति बराबर होता है दूरी बटे समय। अब अगर इसी को मैं वेग कर दूंगा तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, अब इसी बल और गति पर आधारित कुछ चीजें हम आपको बताएंगे, वो क्या है जरा देखिए। ये जो गतियां होती हैं पीछे की वीडियो में आपको दिया जा चुका है, कोई कंफ्यूजन होगा उस वीडियो में जाइए और फिर कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि अगर हर बात को अगले वीडियो में हम ऐड करते रहेंगे तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि हम नई बातों को ऐड करने में असुविधा हो जाएगी। तो गतियां उसमें प्रकार है, वृत्ताकार गति है ना, वृत्ताकार गति है, समान गति है, असमान गति है। तो वृत्ताकार गति क्या होती है, अगर कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग में जो दूरी तय करता है, वो दूरी बटे समय ना, वृत्ताकार मार्ग में तय की गई दूरी की दर को हम कहते हैं वृत्तीय गति या वृत्ताकार गति। अब इसके बारे में हम आपको देखेंगे। ये देखिए, एक रस्सी है, एक ये रस्सी है, हमने इसमें एक डग्गर बांध लिया, कंकड़ बांध लिया। ठीक है, अब कंकड़ को बांध करके मैंने हाथ में पकड़ करके रस्सी को ऐसे घुमाना शुरू किया। ठीक है,
तो ये रस्सी की जो मोशन है ऐसे आती जाएगी ना, ठीक है, ऐसे। ठीक, अब ये पिंड है, रस्सी कहां से बंधी है, यहां से मैं मान लेता हूं रस्सी, इसको भी फिगर बढ़िया बना देता हूँ आपको बोलता, ठीक है, वृत्ताकार में, तब बताऊंगा आपको। अभी ये वृत्ताकार मार्ग है, ये वृत्ताकार मार्ग है, और ये इसका केंद्र है, रस्सी बंधी हुई है, ये इसका पिंड है, ठीक ना। जब इस पिंड को हम ऐसे घुमाते हैं इस तरह से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, तो हर जगह, हर सेकंड में इस पिंड की दिशा में परिवर्तन होता है, ठीक है। अभी पिंड जब यहां पर है, इसकी दिशा जो है हमेशा वृत्ताकार गति करती हुई पिंड की जो दिशा होती है, जो कोण होता है, हमेशा वो त्रिज्या के साथ लंबवत, इसकी दिशा यहां पर है, ये 90 का है। अगर ये पिंड यहां पर आ गया, इसकी दिशा यहां पर है, ये 90 का है, ये पिंड जब यहां आ जाएगा, इसकी दिशा इधर होगी, 90 का होगा। माने हमेशा त्रिज्या के साथ पिंड का जो कोण बनता है वो कितना होता है, लंबवत होता है। अब ये 90 का है। अब देखिए जरा ध्यान देना, पिंड की दिशा इधर है ना, लेकिन ये पिंड इधर ना जा करके आखिर इधर क्यों आ रहा है, वृत्ताकार क्यों आ रहा है, ये प्रश्न उठता है। जब पिंड हम घुमा रहे हैं धागे में बंधे हुए डग्गर को या वजन को या गोली को, तो दिशा पिंड उस गोली की इधर है, लेकिन आ रहा इधर। आखिर ऐसा क्या रीजन है कि पत्थर इधर नहीं जा रहा है? तो आप सीधा जान लीजिए, इस पिंड पर दो प्रकार का बल काम कर रहा है। एक बल तो त्रिज्या के लंबवत कर रहा है ना, और एक बल केंद्र की तरफ कर रहा है, जो कि इस पिंड को वृत्ताकार गति करने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है। अगर ये बल ना होता, याद रखना, अगर ये बल ना होता तो ये पिंड यहां से निकल कर सीधा आगे चला जाता। और यही कंडीशन आप बता दूंगा, और ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, ब्रह्मांड में जितने उपग्रह हैं जो घूम रहे हैं, उनमें भी यही बल काम करता है। एक बल होता है जो केंद्र की तरफ उनको खींच रखता है, और एक बल त्रिज्या से लंबवत जा रहा है। अगर इनमें से एक भी बल अनुपस्थित हो जाए, अगर मैं केंद्र का बल, ब्रह्मांड में जो पिंड घूम रहे हैं अपनी अपनी कक्षा में, अगर केंद्र के बल को मैं 0 कर दूं, हटा दूं, जानते क्या होगा? पिंड सीधा आगे निकल जाएगा और ब्रह्मांड में तैरते हुए जाने कितने पिंडों से टकराएगा, महाविनाश की अवस्था आ सकती है। ठीक है, मैंने इस बल को हटा दिया, ये जो बल लंबवत हटा दिया, तो क्या होगा? ये पिंड केंद्र की तरफ चला जाएगा, और केंद्र तरफ जाने में भी वही कंडीशन होगी, ये पृथ्वी से सीधा टकराएगा, और पृथ्वी से जब कोई पिंड टकराएगा तो क्या होगा, जाते हैं, ठीक है ना। तो आखिर इस बल क्या कहेंगे? इस बल को कहेंगे अभिकेंद्र बल। क्या बोलेंगे? अभिकेंद्र, या अभिकेंद्रीय बोल देते हैं, अभिकेंद्रीय बल। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? पिंड वृत्ताकार गति करती हुई किसी पिंड पर, वृत्ताकार गति करते हुए किसी भी पिंड पर केंद्र की तरफ लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल या केंद्राभिमुख बल कहते हैं, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं ना। तो आप ये मान लीजिए, दुनिया में जितनी भी चीजें वृत्ताकार गति करती रहती हैं, सब पर ये बल अप्लाई होता है। ब्रह्मांड में गतिमान सारे पिंडों पर, जो भी पिंड अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण कर रहे हैं, जितने भी सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, चाहे वो कृत्रिम हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे आर्टिफिशियल, चाहे नेचुरल हो, उन सब में होने वाली गति पर यह बल अप्लाई होता है, ठीक है। अब इसके साथ में अगर आपको देखें, एक प्रश्न आता है, जब किसी व्यक्ति को, याद नहीं, दही को मथता है, दही को मथते समय क्या देखा है? मक्खन जो है बीच में आ जाता है, मक्खन बीच में आ जाता है, वो भी अभिकेंद्र बल का ही रीजन आप देंगे, अभिकेंद्र बल के ही कारण वह बल, वह मक्खन केंद्र में आता
है। ठीक है, तो इस प्रकार से अविकेंद्र बल की परिभाषा और उपाय आपके हो गए। ठीक है, अब हम अगला पढ़ेंगे, इसी नियम पर आधारित है केपलर का नियम। केपलर का नियम। अब केपलर एक वैज्ञानिक है, इनका जो नियम है वह गुरुत्वाकर्षण नियम से प्रेरित नियम है। इसमें देखिए जरा, एक आकृति है, बनाइएगा इसे इस प्रकार से। ये है केंद्र है, यहां पर सूर्य है मान लो। अब सूर्य है, यहां पर एक पिंड है, ये देखिए पिंड यहां ए है, कुछ देर के बाद वह बी पे जाता है, ये आपका एक क्षेत्र बन जाता है। ठीक ना, अब वो पिंड यहाँ सी पे जाएगा, अब कुछ देर के बाद में ये डी पर जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ई और एफ। केपलर ने कहा कि पृथ्वी की जो कक्षा होती है या जो भी ग्रह पृथ्वी के परितः भ्रमण करते हैं या ब्रह्मांड में जितने भी पिंड भ्रमण करते हैं वह एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर भ्रमण करते हैं। आप जरा समझिए इसको, ये जो एस लिखा है ये सन है, सूर्य है, इसके परितः सारे अन्य पिंड भ्रमण करेंगे। तो ये पिंड है ए, तो ए में देखिए ये जो रेखा है एएस, देख रहे ना, ये जो रेखा एएस है वह सूर्य से पिंड को मिलाने वाली रेखा है। वही एसबी भी है, एससी, एचडी, एसई, एसएफ, ये सारी रेखाएं क्या है, पिंड को, किसी भी पिंड को सूर्य से मिलाती हैं, पिंड को सूर्य से मिलाने वाली रेखा। इसी आकृति के आधार पर केपलर ने 3 नियम दिया है, वो बड़े सिंपल नियम है। नियम नंबर 1 देखना और 1 को देख करके याद करना। ठीक है, पहला नंबर 1 आपको मैंने पहले इसको पहचान बता दिया था। जितने भी ग्रह होते हैं, जितने भी ग्रह होते हैं, ग्रहों की जो कक्षा होती है वह दीर्घ वृत्ताकार होती है। यही तो है केपलर का पहला नियम, केपलर्स फर्स्ट लॉ, याद हुआ ना। इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी तर्क नहीं है, सीधा है। आप आकृति देख रहे हैं, इसके आधार बोलिए, क्या बोलेंगे, ग्रहों की जो कक्षाएं होती हैं वह दीर्घ वृत्ताकार होती है। ठीक, बात समझ, ग्रहों की कक्षाएं दीर्घ वृत्ताकार होती, मैं लिख दिया, ग्रहों की कक्षाएं दीर्घ वृत्ताकार होती है। नंबर 2 देखिए, अब नंबर 2 जाने के पहले आप एक चीज देखिए, ये जो रेखा एएस है, एएस कुछ निश्चित समय के पश्चात ये पिंड जो है आता है बी पर, और रेखा हो गया यहाँ पर बीएस। तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये क्षेत्र दिख रहा है, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल कुछ आ गया, हमने यहां पर रख लिया। फिर देखिए ये जो रेखा देख रहे हैं, देखा ये क्या है, सीएस, कुछ समय बाद कहा जाती है डीएस पर, तो ये भी क्षेत्रफल होगा। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दो त्रिज्या जैसा दिख रहा है। वही कंडीशन है ईएस, रेखा ईएस, और टाइम उतना ही लेंगे, ध्यान रखना, जितना टाइम हमने यहां पर लिया है उतना ही टाइम यहां दिया है, टाइम टी, टाइम टी, टाइम टी। तो अब यहां पर देखिए, जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका भी। अब आप यहाँ बड़ा छोटा मत देखिए, ये छोटा दिख रहा है ना, ये चौड़ा दिख रहा है, क्योंकि इसकी जो ग्रहों से सूर्य को मिलाने वाली रेखा वो छोटी है, ये थोड़ा इससे पतला दिख रहा है, ये और पतला दिख रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, नंबर 2 आप देखिए, ये इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका, तीनों का क्षेत्रफल समान आता है। दूसरा नियम क्या बना, ग्रहों को
सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ग्रहों को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। अगर मैंने सब पर समान समय दिया है t ना, तो जितना क्षेत्रफल इसका उतना ही क्षेत्रफल इसका, उतना ही क्षेत्रफल इसका। माने अगर मान लो मैंने 2 सेकंड दिया, 2 सेकंड में रेखा AS और BS के बीच जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल CSD का होगा, वही क्षेत्रफल ESF का होगा। तो क्या आप नियम याद करेंगे? नियम यहां याद रखना, ग्रहों को पिंड से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। बराबर है? ग्रहों को पिंड से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। ये आपका था नियम नंबर 2। ठीक, अब नियम नंबर 3 देखने के लिए देखिए, आपने यहां पर देखा ये रेखा आपकी, ठीक है। ये रेखा यहां से यहां जाने में जो समय लेगी उसको हम बोलेंगे आवर्तन काल। क्या बोलेंगे? आवर्तन काल बोलेंगे, ठीक ना। और ये है आवर्तन काल, समय है। अब ये दूरी दिखाएंगे r से, आवर्तन काल को t से। तो तीसरा नियम बताता है जो आवर्तन काल होता है उसका वर्ग समानुपाती होता है त्रिज्या के घन के। इस सूर्य और पिंड को मिलाने वाली रेखा यहां से यहां जाने में जितना समय लेगी उस समय का वर्ग इसकी त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। या हम कह सकते हैं t² अपान r³ बराबर k, माने स्थिरांक। ये हो गया केपलर के 3 नियम। केपलर के 3 नियम आप याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिगर के साथ में कभी कभी एग्जाम में फिगर आ जाता है, बोलता है फिगर के आधार पे केपलर के नियम को स्पष्ट करो, या फिर या केपलर के नियम लिखो। अगर केपलर के नियम लिखने को आता है तो आप बुक में जा करके इस फिगर का अच्छे से प्रैक्टिस करो और उसको बनाओ और उसका 3 नियम लिखो, ठीक ना। पहला नियम क्या हो गया? पहला नियम हो गया ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती हैं, जो मार्ग होता है। और दूसरा नियम क्या हो गया? दूसरा नियम हो गया सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। तीसरा है आवर्तन काल, आवर्तन काल उसकी त्रिज्या के घन के, आवर्तन काल का वर्ग और त्रिज्या का जो इसका घन होगा उसके समानुपाती होगी, माने t² प्रोपोर्शनल टू r³, t² अपान r³ इक्वल टू k। ये 3 नियम आप अच्छे से कंफर्म किए रहेंगे तो आपके लिए यह बहुत ही लाभदायक होने वाला है, ठीक है। अब अगला हम देखेंगे इसमें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ऑफ न्यूटन, ठीक है। ये अब ये कैसे निकालें पर समझो। जब न्यूटन की खोज हम बता रहे हैं तो आप बताए थे ब्रह्मांड जितने भी पिंड होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बराबर। ब्रह्मांड में स्थित कोई भी पिंड जो पास पास में है वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं, ठीक। तो इसी आधार पर न्यूटन ने एक नियम यहां पर दिया, नियम नंबर 1 पढ़िए देखिए। ये पिंड है यहां और एक पिंड है यहां ना। इसका द्रव्यमान जो है m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। इसका जो केंद्र है ये केंद्र, ठीक ना, इनके बीच की जो दूरी है वो d है। अब ये बताइए इन दोनों पिंडों के बीच में आकर्षण बल लगेगा? क्यों लगेगा? न्यूटन ने बताया था हमको, न्यूटन के नियमानुसार
कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड होते हैं वो उनके बीच एक प्रकार का आकर्षण बल काम करता है। तो न्यूटन ने हमें ये बताया, नंबर 1, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल इन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहां लिखना, क्या लिखोगे? किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब F समानुपाते m1 m2, इक्वेशन नंबर 1। देख लिया? यहां पर आपने फिगर दिया है और फिगर में इनका द्रव्यमान m1 है, m2 है। पहला नियम क्या बोला? पहला नियम ये बोलता है किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक ना? अब यहां हमने लिख लिया F समानुपाते m1 m2। अब दूसरा क्या है? दूसरा नियम बोलता है किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? उनके बीच की दूरी के वर्ग के। इनके बीच जो दूरी, पिंडों के बीच जो दूरी है ना, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है? अगर मैं दूरी यहां पर 2 गुना कर दूं, दूरी को पहले के अपेक्षा 2 गुना कर दूं, तो लगने वाला जो बल है 4 गुना, 2 का वर्ग 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक? अगर दूरी कम करूंगा तो बल बढ़ेगा, दूरी बढ़ाऊंगा तो बल घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती। तो 2 नियम हो गए। पहला नियम क्या पड़ा? किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। दूसरा क्या बोलेंगे? किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या पाएंगे? F समानुपाते m1 m2 बटे d का वर्ग। ठीक है? अब मैं आपकी सुविधा के लिए इसको थोड़ा मिटाऊंगा क्योंकि यहां पर लेकर बाकी मैं कराऊंगा। ठीक है? F समानुपाते m1 m2 अपान d का वर्ग हमारा तो समीकरण मिल गया। लेकिन यहां पर कभी भी समानुपात जब होता है, इस समानुपात को हम हटाकर क्या करते हैं? F बराबर, जब भी समानुपात को हम हटाते हैं वहां पर इक्वल स्थान लगाएंगे तो वहां पर एक नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को हम यहां बोलते हैं G। क्या बोलते हैं? G। G m1 m2 अपान d स्क्वायर। ये G क्या है? G है वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G क्या है? G है वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है? तो ये हो गया न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब अगर आपको एग्जाम में आता है तो कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे माना दो पिंड, ऐसे बना देना आप, जो मैंने बनाया था। माना दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है और उनके बीच दूरी d है। ठीक है? न्यूटन के नियमानुसार पहली एक लाइन यहां पर लिखना, डायरेक्ट क्या लिखोगे? किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। नंबर 1 करके आप ये दिखा दीजिए, F समानुपात है m1 m2। दूसरा क्या करेंगे? किसी भी पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू अपान d स्क्वायर। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को मिला देंगे हम, तो F समानुपात है m1 m2 अपान d स्क्वायर हो गया। अब ये हम समानुपात निशान हटाएंगे तो ये हो जाएगा F बराबर G m1 m2 अपान d स्क्वायर। G क्या है? G है वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक? इतनी बातों को आप कंफर्म करें, पढ़ें अच्छे से। इसके आगे के वीडियो में पार्ट 2 में दूंगा। ठीक है ना? तब तक आप इसको तैयार करें। थैंक यू।